हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत संघवाद का अध्ययन किए। उसमें जाने कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं और भारत में संघवाद का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज जाने कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। किसी नियम को बना देना या उसे लागू कर देना ही किसी अच्छे परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होता। किसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए जरूरी होता है कि उस व्यवस्था में रहने वाले लोग उस नियम को किस प्रकार से लेते हैं। आज हम जानेंगे हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे नीति निर्धारकों ने किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई। भाषाई राज्य अर्थात भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। सर्वप्रथम बंबई प्रांत के विभाजन के लिए जो है उसमें तेलुगु भाषी ये मांग करने लगे कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। उसके लिए पोट्टू श्री रामुलु ने आमरण अनशन पर बैठ गया और 56 दिन अनशन के बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसके बाद आप देखें कि जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, A, B, C, D। लेकिन वर्तमान में समय समय पर संशोधन करते हुए उसमें तमाम परिवर्तन हो गए और वर्तमान में 2 प्रकार के राज्य केवल हैं, संघ राज्य और केंद्र शासित राज्य। जब संविधान बना और उस समय मात्र 13 राज्य ही थे। आंध्र प्रदेश 14वां राज्य बना था। लेकिन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो जाने के बाद लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह से हमारे देश में इतनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अगर भाषा के आधार पर लोग मांग करते रहेंगे और हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हमारा देश बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। तो इसके लिए न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। यह जो है जातीयता, संस्कृति और भौगोलिक विविधता के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इस तरह से अपना सुझाव दिया। लेकिन इसकी रिपोर्ट का बहुत पुरजोर विरोध हुआ, जिसके लिए इसकी रिपोर्ट की जांच के लिए एक JBP समिति बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीताजी पट्टारमैया, 3 लोगों की एक समिति बनाई गई। ये लोग जो इसके धर आयोग की रिपोर्ट थी उसकी जांच किए और ये लोग भी वही सुझाव दिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जब राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर पुनः राज्यों का गठन किया गया। जाति, संस्कृति और भूगोल के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये जातीयता, भौगोलिक विविधता और संस्कृति के आधार पर इन राज्यों का गठन हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब अपना देश आजाद हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद हमारे देश में मात्र 14 राज्य थे। वर्तमान में 28 राज्य हैं। धीरे धीरे राज्यों के नामों में, उनकी सीमाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। भाषा नीति
संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए अनेक नीतियों पर हमारे नीति निर्धारकों ने ध्यान दिया, ताकि श्रीलंका जैसी स्थिति ना हो, विवाद की स्थिति ना हो। क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसके मानने वाले लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उस समय 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने अंग्रेजी को राजभाषा घोषित करने के लिए दबाव बनाए, लेकिन अंग्रेजी बहुत कम लोग बोलते थे, इसलिए अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे नीति निर्धारकों ने दक्षिण भारत के राज्यों के दबाव को देखते हुए कार्यकारी भाषा, जो संवैधानिक भाषा है, संविधान की कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दिए, और जिसे 1965 तक इसे समाप्त कर देना था। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के दबाव के चलते हुए आज भी अंग्रेजी कार्यकारी भाषा के रूप में बनी हुई है। अपना जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को अनुसूची में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से भाषा नीति बनाकर लोगों में तालमेल बनाए रखने का कार्य हमारे नीति निर्धारकों ने किया। अगली विविधता, भाषाई विविधता। हमारे देश में कहावत है, पग पग पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। आप जानते हैं 2011 का जो जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसका जो रिजल्ट आया, उसमें 1300 मातृभाषाएं सामने आई, जिसमें प्रमुख रूप से 121 भाषाएं थी, और जो संविधान में दर्ज भाषाएं हैं 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। सबसे पहले 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। 21वें संविधान संशोधन 1961 में मात्र एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, और 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़कर 22 भाषाओं को अनुसूची में दर्ज किया गया। इस प्रकार से हर भाषाओं को लगभग मान्यता दी गई, ताकि जो भाषा के आधार पर विवाद यहाँ उत्पन्न ना हो। अब हम जानेंगे केंद्र राज्य संबंध। प्रारंभ में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय बहुत लंबे समय तक एक ही दल का सरकार, एक ही पार्टी की सरकार जो है प्रांत में और केंद्र में थी, जहां पर प्रांत अपनी स्वायत्तता का प्रयोग नहीं कर पाया, स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाया, और केंद्रीय पार्टी जो उस समय कांग्रेस थी, केंद्र में ही उसका जलवा था, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में उसका शासन था। तो उसने संविधान का दुरुपयोग किया, और 1970 के दशक में जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तो उस समय जब प्रांतों में अलग पार्टियों की सरकारें बनी, तो केंद्र ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए उन्हें बहुत बार बर्खास्त कर दिया। लेकिन 1990 में जब क्षेत्रीय दल मजबूती से उभरे और केंद्र में गठबंधन सरकार का समय आया, उस समय राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने भी राज्यों के स्वायत्त होने में मदद की। इस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वे स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति
के कहने पर जो है वो कोई कार्य नहीं कर सकते, वे कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से हमारे निर्धारकों ने संविधान की व्यवस्था की, जिससे लोगों में भाईचारे की भावना बनी रहे।